तो कैसे हैं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों। आप सभी ने देखा पिछले साइंस पेपर में आपको पूरे के पूरे प्रश्न जो हमने बताए थे हमारे अनुसार वो पूरे के पूरे प्रश्न पत्र में देखने को मिले। अब चलिए आज हम कक्षा 9वीं 2021-22 के सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र की बात करते हैं। तो जैसा आपको पिछले साइंस के विषय के जो प्रश्न पत्र है उसमें देखने को मिले थे महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा हम आपको बताएंगे वैसा ही आप तैयारी करते रहिए। निश्चित ही आपको 80 में से 80 मार्क्स जरूर आपके इस सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में प्राप्त होंगे। तो चलिए किस प्रकार के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसकी शुरुआत करते हैं। आज हम 2 अंकों के प्रश्नों की बात करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उन प्रश्नों को भलीभांति तैयार करते रहिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। जैसा कि हमने बताया कि आपको 2 अंक के जो प्रश्न हैं अति लघुत्तरी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और इनकी जो शब्द सीमा होगी 30 शब्द की होगी। और यहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न की शुरुआत हो सकती है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इसको याद कर लें आप। इस परियोजना के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यह 1948 में शुरू की गई थी और 1968 में पूरी हुई। इस परियोजना का नाम 2 बांधों भाखड़ा और सतलज नदी से आया है। जो सिंधु नदी सतलज नदी को यह एक सहायक नदी पर निर्मित है और भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब, राजस्थान और हरियाणा राज्यों को का संयुक्त उपक्रम है। इस परियोजना को भारत में प्रमुख बहुउद्देशीय योजना के रूप में माना गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके आंसर। और इसमें जो शिवालिक की पहाड़ियों के बीच बना भाखड़ा बांध है 740 फीट ऊंचा और 1700 फीट लंबा है। आधार में इसकी चौड़ाई 625 और ऊपर 30 फीट है। वहीं इससे 13 किलोमीटर दूर नीचे स्थित नांगल बांध 95 फीट ऊंचा और 1000 फीट लंबा है। तो ये पहला प्रश्न था। अब चलिए दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर है दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। दामोदर नदी झारखंड के छोटे नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है और हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व वह उससे मिलती है। इसकी कुल लंबाई 368 मील है। इस नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी पनबिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है जिसका नियंत्रण डीवीसी करती है। पहले दामोदर अपनी बाढ़ों के लिए कुख्यात थी। नदी में एकाएक बाढ़ आ जाने के कारण तटीय इलाकों में भारी जनधन की हानि होने का संकट बना रहता था। यही कारण है कि इस नदी को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। तो बहुत अच्छे से तैयार कर ले बच्चों इस प्रश्न को। चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नमामि गंगे परियोजना को समझाइए। तो यहाँ पे 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रदूषण को समाप्त करने के लिए, गंगा नदी से प्रदूषण को समाप्त करने के लिए और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का प्रारंभ किया गया। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। शुरुआती स्तर की गतिविधियों के अंतर्गत नदी की ऊपरी सतह की सफाई को से लेकर बहते हुए ठोस कचरे की समस्या को हल करने, ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की नालियों में आते मेले पदार्थ और शौचालय के निर्माण, सौदाह गृह का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण और निर्माण, ताकि अजले या आंशिक रूप से जले हुए शव नदी में बहाने से रोका जा सके और लोगों नदियों के बीच में संबंध को मधुर करने के लिए ये घाटों का निर्माण, मरम्मत और आधुनिकीकरण का लक्ष्य निर्धारित है। अब यहाँ एक अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर है? तो कोई 2 अंतर आप याद कर लें कि दोनों में क्या अंतर है। एस्चुरी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ समुद्र का खारा पानी नदियों के ताजे पानी के साथ मिलता है और डेल्टा नदी के मुहाने और इसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण की बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। और दूसरा, इसका निर्माण उच्च ज्वार वाले क्षेत्र में होता है तथा इसका निर्माण निम्न ज्वार वाले क्षेत्र में होता है। तो ये यहाँ पे तटीय पौधे पाए जाते हैं और यहाँ पे नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार से ये अंतर आप याद रख सकते हैं एस्चुरी और डेल्टा में। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत आता है कि गंगा अपवाहन की 2 नदियों को समझाइए। तो यहाँ पे 2 नदियाँ हैं, ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। तो भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के लिए निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा नदी सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं, इसलिए इसे गंगा अपवाह तंत्र की 2 नदियाँ माना जाता है। अब इसके बाद बहुत ही अच्छा एक और प्रश्न, जहाँ पे जैसा कि गंगा नमामि था इसी तरीके से यहाँ पे आप नमामि देवी नर्मदे की बात करते हैं। परियोजना क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया और मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी का सर्वाधिक हिस्सा आता है और प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है। लेकिन बीते कुछ सालों से यहाँ पे दोहन और प्रदूषित होने से कई जगह नदी का पानी प्रदूषित हो गया, वहीं पानी भी कम होने लगा। इसी चिंता से मद्देनजर में यहाँ पे जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने 11 दिसंबर 2016 से 140 दिन तक चलने वाली नर्मदा परिक्रमा पद यात्रा के एक बड़े अभियान की शुरुआत की और इसे नमामि देवी नर्मदे का नाम दिया। इसके जरिए किनारों पर रहने वाले लोगों के लिए इसके साथ जोड़े और नदी को साफ रखने के लिए जागरूक किया। इस नदी परियोजना के तहत 11 दिसंबर 2016 को 11 मई 2017 यहाँ 140 दिन तक प्रदेश के 16 जिलों के 51 विकासखंडों से करीब 1100 से ज़्यादा गांव गुजरती हुई पैदयात्रा नर्मदा के उद्गम अमरकंटक से प्रारंभ करके करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय करते हुए पुनः अमरकंटक के उत्तरी किनारों पर इसका समापन हुआ। यात्रा का सर्वाधिक और जोर जो लोगों को जागरूक बनाना और नदी तंत्र की समझ विकसित करने पर रहा। इसके बाद यहाँ पे अगले जो प्रश्न है वो कावेरी द्रोणी को समझाइए है। यहाँ पे कावेरी द्रोणी की बात हो रही है। और अगला प्रश्न है शिव सुंदरम क्या है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित एक जलप्रपात जहाँ जो कि 98 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरता जल है और इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है। इस स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह
इसकी स्थापना 1902 में हुई। अब झील किसे कहते हैं ये समझाना है, तो यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर गड्ढे जहाँ पानी जमा होता है झील कहलाता है, और प्राकृतिक झील में चिल्का झील, डल झील आते हैं, और मानव निर्मित में यहाँ पे गुरु गोविंद सागर एवं गांधी सागर झील आते हैं। यहाँ पे पृथ्वी का 71% भाग जल से आच्छादित है, किंतु जल संकट क्यों उत्पन्न होता है, इसका कारण क्या है। यहाँ पे 1.6% जल जमीन के नीचे और 0.001% वाष्प द्वारा बादलों में बदल जाता है। पृथ्वी की सतह पर जो जल उपलब्ध है उसमें 97% महासागरों और सागरों में है, जो कि नमकीन है, और ये जो पीने के काम नहीं आ सकता, केवल 3% ही जल स्वच्छ रूप से हम पी सकते हैं, पीने के योग्य है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में होता है। यही वजह है कि हमारी जो दैनिक आवश्यकता है केवल 1/4 जल उपलब्ध है, जो कि बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते प्रदूषण के कारण संकट इस पर बना हुआ है। अब यहाँ पे नदी के प्रदूषण को रोकने के उपाय की बात कर रहे हैं, तो नदियों को छिछली उतली होने से बचाएं, और नदियों के किनारे पर सघन वृक्षारोपण करा जाए, जिससे किनारों पर कटाव ना हो, और नदियों का गंदा पानी होने से बचाएं। मसलन पशुओं के नदी के पानी में जाने से रोकना, गाँव व शहरों के घरेलू अनुपचारित जो पानी है नदी में नहीं मिलने देना चाहिए, और उद्योगों को अनुपचारित जो पानी है वो नदी में मिलने से रोकना चाहिए। सिंधु नदी के तंत्र को समझाइए, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो झीलों के महत्व की बात कर रहे हैं, तो झीलों के महत्व क्या हो सकता है, इसके लाभ क्या होंगे। नौकायन, तैराकी, जलीय खेलों से धन का अर्जन हो सकता है। राजस्थान की सांवर झील जो एक लवण झील है, इससे नमक बनाया जा सकता है, और झीलों में मछली पालन हो सकता है, मत्स्य उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी होता है, और झीलें प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाने का पर्यटन का कार्य भी करती हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की बात हो रही है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय नदी संरक्षण आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हिमालय और प्रायद्वीपों की तुलना की बात हो रही है। नदी को प्रदूषण से रोकने के उपाय, तो ये आप इसके उपाय याद कर लें। नदियों को छिछली उतली होने से बचाएं, और किनारों पर सघन वृक्षारोपण किया जाए, और गंदा पानी ना बहाया जाए, और साथ ही यहाँ पे पशुओं को नदियों में जाने से रोका जाए, और गाँव व शहरों के घरेलू अनुपचारित जो पानी है नदी में मिलने से रोकना चाहिए, और इस प्रकार से उद्योगों को अनुपचारित पानी नदी के से मिलने से नहीं मिलने देना चाहिए। इसके बाद आप बात करते हैं अगले अध्याय में, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, प्राकृतिक वनस्पति से क्या आशय है, देशज और विदेशज वनस्पतियाँ अंतर लिखना है। अब इसके बाद यहाँ देखिए वनों का महत्व, बहुत महत्वपूर्ण बच्चों, ये प्रश्न आप इसको याद कर लें, ये परीक्षा में आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा। वन नवीकरणीय जो योग्य संसाधन हैं और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु प्रवर्धन तथा नदियों को धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं, और तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोदृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, और ये भवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं। इससे मृदा जीवाश्म और वन प्राणियों को आश्रय मिलता है। यहाँ पे प्रवासी पक्षी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एक और, कि प्रवासी पक्षी से क्या आशय है, भारत में आने वाले प्रवासी पक्षी के बारे में बताइए। तो उत्तरी एशिया से जो भारत में अल्पकाल के लिए जो पक्षी आते हैं उनको हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। ये पक्षी भोजन या आवास की खोज में एक देश से दूसरे प्रदेश में जाते रहते हैं, और भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों में लाल सुंदर कलगी वाली फ्लेमिंगो और ये प्रमुख पक्षी है। इसके अतिरिक्त साइबेरियाई क्रेन, बर्फ सफ़ेद रंग के पक्षी हैं जो सर्दियों के दौरान भारत में प्रवास करते हैं। भारत आने वाले अन्य प्रवासी पक्षियों में प्रमुख है अमूर फाल्कन, डेमोई सेल क्रेन, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट, ब्लू पूंछ मधुमक्खी ईटर और बार हेड गुज इत्यादि। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, भारत के 2 औषधि पौधों के नाम व गुण लिखिए। तो यहाँ पे आपको नीम और तुलसी का नाम आप लिख सकते हैं। नीम में उच्च प्रतिजैविक एवं बैक्टीरिया रोधी गुण होते हैं। तुलसी में सर्दी जुकाम खांसी में तुलसी के पत्तों का उपयोग आरामदायक होता है। आपने देखा था कि कोरोना काल में इसका बहुत मात्रा में उपयोग किया गया, और इससे सभी को आराम भी मिला। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, वन और अन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो देश में 18 जीव मंडल निश्चय स्थापित किए गए, और इनमें से 10 सुंदरवन, नंद देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, काकरेट, नाकरेट और ग्रेट निकोबार, मानस, सिम्पलीपाल, पचमढ़ी, अचन, कमर, अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल निचय में की गई है। और 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र के पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए। अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मैंग्रोव वन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। तो मैंग्रोव वन क्या होते हैं, जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती है, और यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भटे आते हैं को सबसे और मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति देखने को मिलती है। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, केवड़ा और एंगौर के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है, और इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इस जंगल में देखने को मिलते हैं। अब चलिए यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे सदाबहार वन और पतझड़ वन में अंतर लिखना है कोई दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सदाबहार वन भारी वर्षा वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ अल्पकालिक शुष्क मौसम के साथ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और पर्णपाती वन में यहाँ पे 70 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच होने वाली वर्षा वाले स्थानों पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहते हैं। यहाँ कई प्रकार के वनस्पति उत्पन्न होती है, जैसे वृक्ष, झाड़, लताएं आदि, क्योंकि यहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है। और यहाँ पे 2 भागों में बटे होते हैं वन, जहाँ पे आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती पाए जाते हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो आप याद कर सकते हैं, ये कम से कम 2 नाम, आप 3 नाम लिखना है आपको। यहाँ पे आप आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन, शुष्क उष्णकटिबंधीय वन और पर्वतीय उष्णकटिबंधीय वन, उप अल्पाइन वन और यहाँ पे शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। ये लिख सकते हैं आप यहाँ पे।
चाहें तो आप इनकी थोड़ी बहुत जानकारी भी दे सकते हैं। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है राजनीति शास्त्र के अंतर्गत यहाँ पे कि जनगणना किसे कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जो की जाती है उसको जनगणना कहा जाता है, और जनगणना एक निश्चित समय अंतराल के बाद की जाती है, शासकीय आदेश के तहत की जाती है, और भारत में जनगणना प्रतिवर्ष 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न कह रहा है कि पूर्वी राज्यों में जनसंख्या का घनत्व न्यून क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसका कारण है पूर्वी राज्यों में अधिकांश क्षेत्र पर्वत और पठारों से क्षेत्र पटा हुआ है। यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ उतार चढ़ाव वाली जो जमीनी बनावट है, सघन वन एवं पथरीली सख्त मिट्टी द्वारा भारी वर्षा जनसंख्या को विरल बनाते हैं। इन्हीं दो प्रमुख कारणों से यहाँ जनसंख्या घनत्व न्यून है। इसके बाद उत्तरी मैदानों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। इसके कारण तो यहाँ पे अधिक उपजाऊ है, यहाँ खेती के लिए पर्याप्त भूमि है, यातायात के साधन भी उपलब्ध हैं, और इसी कारण से यहाँ जनसंख्या का घनत्व है। तो ये आप इसका आंसर दे सकते हैं। 250 प्रति व्यक्ति किलोमीटर से कम जनसंख्या वाले घनत्व वाले राज्यों के नाम लिखना है यहाँ पे: अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या बाद की जनसंख्या से सर्वाधिक प्रतिशत भाग क्यों है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ जनसंख्या सघन होने का कारण है उच्च शहरीकरण और आधुनिकीकरण। इसके कारण लोगों को व्यवसाय तथा नौकरी का अवसर मिलते हैं, और यहाँ उपजाऊ बेहतर तथा सघन कृषि होती है। इस क्षेत्र में रोजगार, व्यवसाय व नौकरी के अच्छे अवसर उपलब्ध होते हैं। इन्हीं पर इसका जनसंख्या घनत्व 828 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो इस देश के सबसे सघन जनसंख्या वाले राज्यों में से बनता है। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिण भारत की जनसंख्या में क्या अंतर दिखाई देता है, लिखना है। तो उत्तर भारत की पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अंतर आप यहाँ से लिख सकते हैं इस प्रकार से। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुलक शब्द को परिभाषित करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो ये रूस में बड़े किसानों को कुलक कहा जाता है था, और 1928 में साम्यवादी पार्टी में सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में का दौरा किया और कुलक के खेतों में अनाज उत्पादन व संग्रहण का निरीक्षण किया। रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीय के बारे में लिखना है आपको। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रूस के कम्युनिस्ट विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त हुई भारतीयों को, और इसमें से जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली और वहाँ का दौरा भी किया। उन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में भी लिखा था, और यहाँ पे आर अवस्थी ने भी रूसी क्रांति से प्रभावित होकर 1920 में एशियन टेक्स, लिन हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स आदि किताबें लिखी। उनके अलावा एच.डी. विद्यालंकरा और शौकत उस्मानी ने भी रूस के विषय में लिखा है। और रूस में जार शासन क्यों खत्म हुआ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, इसको याद कर लें आप। इसका प्रथम कारण यहाँ पे था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जार ने ड्यूमा में मौजूद पार्टी में सलाह लेना छोड़ दिया था। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा था, और जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी, और जार की पली महारानी अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उनके घटिया सलाहकारों, खासतौर से रास्पुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को अलोकप्रिय बना दिया था, जिसके कारण हुआ। इसका दूसरा कारण यह था कि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिम मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ा, और 1914 से 1916 के बीच जर्मनी ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलना पड़ा, और फिर यहाँ पे सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे। अब वे लड़ना नहीं चाहते थे, वे युद्ध को जारी रखने के लिए सरकार निर्णय के विरुद्ध होने लगे। अब इसके बाद यहाँ पे अगले प्रश्न आप देख सकते हैं कि वॉल बेंच को द्वारा अक्टूबर क्रांति के दौरान बात किए गए 2 परिवर्तन लिखना है। इसके बाद यहाँ पे मताधिकार आंदोलन से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे इसका तात्पर्य यहाँ पे महिला मताधिकार से है, और से महिलाओं के लिए किया और अपना मताधिकार प्राप्त किया। इसी संघर्ष को महिला मताधिकार कहा जाता है, और इस आंदोलन को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सबसे अधिक मजबूती मिली। दुनिया भर के अनेक देशों ने महिलाओं को मताधिकार और के लिए अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी और अनेकों आंदोलन और संघर्ष किए, तब जाकर उन्हें मताधिकार का अधिकार मिला। इससे पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। इसके बदले वह घर का प्रधान पुरुष ही अपना मत रखते थे, जिसमें अपने परिवार के सारे सदस्यों के बदले में घर का मुखिया ही मत देता था। अब इसके बाद शब्द से क्या तात्पर्य? तो यहाँ पे है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को कॉमिनटर्न के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पे कॉमिनटर्न या तृतीय इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन था जो पूरे विश्व को साम्यवादी बनाने की वकालत करता था। इसकी स्थापना 1915 में जिमर वाल सम्मेलन में हुई थी, और 1919 से लेकर 1935 तक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने 7 सम्मेलन किए। जोसेफ स्टालिन ने 1943 में से समाप्त कर दिया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि निरंकुश राजशाही शब्द का रूस से संदर्भ का क्या तात्पर्य है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसा शासन जहां राजा ही सर्वसर्वा होता है और लोगों को कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता, निरंकुश राजशाही राज शासन कहलाता है। हालांकि इस रूस में इतिहास की विभिन्न जो आविधियों में निरंकुश शब्द की व्याख्या में अंतर था। नए शब्द युग के आगमन के साथ यह शब्द असीमित रूसी राजशाही यानी पूर्णतावादी की राजशाही को दर्शाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रूसी शासन की केंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था क्या थी? प्रश्न 2 अंक के प्रश्न में शामिल हैं। स्टालिन के सामूहिक कार्यक्रम को समझाना है। तो यहाँ पे स्टालिन द्वारा जो सामूहिक कार्यक्रम था, यहाँ पे छोटे छोटे भूमि के टुकड़े आधुनिकीकरण में बाधा डालते थे, इसलिए छोटे छोटे किसानों से उनकी जमीन छीनकर राज्य के नियंत्रण में एक विशाल जमीन का टुकड़ा बनाया जाना, ये
किसानों को राज्य बाधित करता था और सामूहिक खेती करने के लिए बड़ी भूमि अर्जित करना ही स्टालिन की सामूहिकरण प्रक्रिया कहलाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों एक प्रश्न। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे ये है, औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए 2 परिवर्तन लिखना। तो यहाँ पे लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों को और दूसरा बागान मालिकों को, ये 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परिवर्तन हुए। तो किस प्रकार से हुए आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद बस्तर में औपनिवेशिक वन प्रबंधन क्या था ये बताना था। इसके बाद आप देख सकते हैं 2 अंक के प्रश्नों में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे, युद्ध से जंगल को क्यों प्रभावित होते हैं, जंगल क्यों प्रभावित होते हैं ये बताना है यहाँ पे। युद्ध से इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि विरोधी सैन्य बल सबसे अधिक पहले भोजन संसाधन तथा छुपने की जगह की नष्ट करना चाहता है और इन दोनों की आपूर्ति में वन काफ़ी सहायक होते हैं। साथ ही जमीनी सैन्य बल तथा वायु की सेना की दृढ़ता स्पष्ट करने के लिए भी जंगल को जला दिया जाता है, जो एक अवरोध के रूप में काम करता है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं में स्थगित करने, वन में विभाग में जो अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए जहाँ पे बेतहाशा वन कटे गए और जावा पर जापानियों के कब्जा से ठीक पहले डचों ने भी भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत यहाँ पे आरा मशीनों और सागौन की विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों की हाथ न लग पाए। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करने के अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्माण दोहन किया और बहुत सारे गाँव जला वाले इस अवसर का लाभ उठाकर जंगलों में अपने खेती का विस्तार किया। अब यहाँ पे झूम खेती पर टिप्पणी लिखना है बच्चों। यहाँ पे झूम खेती क्या होती है, तो यहाँ पे मानसून की पहली बारिश के बाद जो इस राख में बीज जो बो दिए जाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे जो जंगल है उसको बारी बारी से काट के जलाया जाता है और उसके बाद मानसून के पहले बारिश के बाद बीज को बो दिया और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। इन फर्स्ट खेतों में 1-2 साल खेती करने के बाद 12 से 18 साल तक के लिए प्रति छोड़ दिया जाता है, जिससे वहाँ फिर जंगल पनप जाते हैं और इन भूखंडों में विस्तृत फसल उगाई जाती है, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राजील के अक्षावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मकावा फलियां पाई जाती है। वैज्ञानिक वानिकी क्या है, तो इसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। वैज्ञानिक वानिकी का आपको आंसर देना। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे स्लीपर क्या होते हैं। तो स्लीपर लकड़ी का एक चौपल लंबा टुकड़ा होता है जो धारण होता है, जो प्रायः रेल की पटरियों के नीचे बिछा होता है और इसको हम कहते हैं स्लीपर। अब इसके बाद आप देख रहे हैं वन इलाकों में रहने वाले जो लोगों के जीविकावर्चन के 2 साधन कौन कौन से, तो यहाँ पे बताना है। लोग कंदमूल फल पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते हैं। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल काट कर घटना आई हो तो दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है और लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती के औजार बनाने में किया जाता है। बांस से बेहतरीन बाड़े बनाई जाती हैं और इसका उपयोग छतरी या टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। सूखे हुए के खोल का उपयोग पानी की बोतल के रूप में किया जाता है और पत्तों को जोड़ जोड़कर खाओ फेंको। किस्म के पत्तल और दाने दोने जो बनाए जाते हैं और चाय की लताओं में रस्सी बनाई जा सकती है। समूर सूती वस्त्र की कांटेदार छाल पर सब्जियां छाली जा सकती हैं और महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। और यहाँ पे औपनिवेशिक शासनकाल में रहने वाले 2 वन प्रजातियों का नाम आपको लिखना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे। वन जाति है कलांग समुदाय, स्थान जाओ के वन, और वन प्रजाति है बिरसा, जिसमें झारखंड में छोटा नागपुर के जंगल में इसका स्थान। अब यहाँ पे आपराधिक अपराधी से क्या तात्पर्य है, तो ये आप देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पे आप पूरा इसको चाहें तो याद कर लें। और क्यों कहा जाता है, नोमैडो चरवाहा समुदाय के लोगों में आपराधिक कबीला कहा जाता है जिन्हें लकड़ी चुराते हुए पकड़ा जाता था और वन द्वारा लाए गए बदलाव के कारण नोमैडो और चरवाहा समुदाय लकड़ी काटने और अपने पशुओं को चराने का मूल एकत्र करने, शिकार एवं मछली पकड़ने से वंचित हो गए। ये सभी गैर कानूनी घोषित कर दिए गए। इसके परिणामस्वरूप ये लोग वन से लकड़ी चुराने पर बाद हो गए हैं। शिकार करने, लकड़ी कट करने और अपने पशु को चारा देने के लिए वन संरक्षकों को घूस देनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से इसका आंसर हमें देना था। आप चलिए बात करते हैं यहाँ पे संविधान के बारे में। तो यहाँ पे संविधान से अंतर्गत सबसे पहले प्रश्न 4 सदस्यों के नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद आप महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में यहाँ पे देख रहे हैं संविधान क्या है बच्चों, इसको आप याद कर लें। संविधान क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। समधन विधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय जिससे कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं, वह किसी संस्था को प्रचारित करने के लिए बनाया हुआ है और यह प्राय लिखित रूप में होता है। संविधान की 4 विशेषताएं आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगला प्रश्न है वयस्क मताधिकार। ये महत्वपूर्ण प्रश्न, ये जरूर आएगा बच्चों प्रश्न पत्र में। तो वयस्क मताधिकार लोकतांत्रिक समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। यहाँ वयस्क नागरिक से तात्पर्य 18 वर्ष से अधिक आयु से, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, इनकी सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों में कुछ भी हो। न्याय से तात्पर्य क्या है, यहाँ पे आप न्याय की 2 परिभाषा देख सकते हैं, मिल के अनुसार और रफल के अनुसार। इसको आप याद कर लें। इसके बाद निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं, इसका आंसर आप देख सकते हैं। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली में काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा दिया गया है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगला प्रश्न है चुनाव अभियान क्या है। आप इसको याद कर लें बच्चों। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे आप चुनाव अभियान को रख सकते हैं, आप लिखना अच्छे से सीख लें। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे चुनाव क्यों होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप लिख सकते हैं अपनी सरल भाषा में कि लोकतंत्र की सबसे उपयुक्त सरल भाषा से जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। अब ऐसे में लोकतंत्र जिसमें लोग अपना शासक प्रतिनिधि चुनते हैं वह बिना चुनाव के संभव नहीं है और चुनाव का सीधा शर्त है चयन करना। अब बिना चुनाव के कोई प्रतिनिधि चुनाव कैसे करेगा। चुनाव की प्रक्रिया या किसी विधि कुछ भी हो सकती है, पर जहां शासक का चुनाव होता है वहाँ लोकतांत्रिक सरकार होती है। उपचुनाव क्या होते हैं, तो उपचुनाव के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि मुख्य चुनाव के बाद होने वाले उपचुनाव
जो होते हैं मुख्य चुनाव के पश्चात जो चुनाव होते हैं उसको उपचुनाव कहा जाता है। ज़्यादातर मामलों में चुनावी अवलंबी यानी मरने के या इस्तीफा देने के बाद भी होते हैं, लेकिन ये तब भी होते हैं जब पद बने रहने के लिए अवलंबी अपात्र हो जाता है। और आमतौर पर इन चुनावों को तब कराया जाता है जब एक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को वोटिंग अनियमितताओं के रूप में द्वारा अमान्य किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे कार्यपालिका क्या है। राष्ट्रपति की 2 प्रमुख योग्यताओं के बारे में आपको याद करना है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। इसको आप याद कर लें बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप संसद के कौन कौन से सदन हैं, तो संसद में 2 सदन होते हैं, एक तो राष्ट्रपति तथा 2 सदन लोकसभा एवं राज्यसभा। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने का, लोकसभा भंग करने की शक्ति है। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंत्री का प्रकार कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और राज्य मंत्री, इनके बारे में लिखना है बच्चों आपको। इसके बाद भारत के 7 प्रधानमंत्रियों के नाम याद कर लीजिए। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी नंदा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। इसके बाद चलिए बात करते हैं यहाँ पे मानव पूंजी निर्माण को समझाना है आपको। और इसके बाद अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों। अर्थव्यवस्था एक क्षेत्र जहाँ पे आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का निष्पादन किया जाता है। जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। और यहाँ द्वितीय प्राथमिक क्षेत्र के बारे में उदाहरण देना है तो आप दे सकते हैं यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में, यहाँ आप इसके उदाहरण इस प्रकार से दे सकते हैं कि कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन। और इसका द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र, जिसकी परिभाषा भी लिखी हुई, और यहाँ पे आप संबंधित विभिन्न प्रकार के जो उद्योग से जुड़े हुए हैं उसे द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण, तो यहाँ पे आप पहला दे सकते हैं आप दोषपूर्ण शिक्षा को, और दूसरा दे सकते हैं आप कृषि का पिछड़ापन। इसके बाद चलिए तीसरा इसका कारण हो सकता है नए रोजगार के अवसर का पर्याप्त होना। तो ये कारण महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बच्चों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इनको याद कर लें क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा के प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगी। और क्योंकि ये हमने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको बताने का प्रयास किया कि 2 अंक के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यदि आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं और प्रश्न पत्र में प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम G9 कंटेंट आपके लिए समय समय पर उपलब्ध कराते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। जय हिंद, जय भारत।